आप इतनी सारी कंट्रीज़ घूमे हैं, वो कैसा सफ़र था आपका? आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कि कैसे जाना हुआ आपका? जी, बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं विदेश जाऊँ। जब गुरुकुल बना था तो उस समय एक अखबार में टाइटल था, हेडलाइन छपी थी, जो उत्तम सर ने गुरुकुल के बारे में न्यूज़ दिया था। जी, तो न्यूज़ में ये टाइटल सबसे पहले आगे, आप पुराना अखबार भी पढ़ा मैं आपको बताऊँ, उसमें लिखा कि विदेश जाने का सपना होगा अब्रॉड में पूरा। वो बच्चों के लिए था कि बच्चे आएँगे, पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके वो विदेशों में जाएँगे। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो सपना मुझे जब मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन जब मेरे जाने का हुआ, तो मैंने तुरंत उस लाइन को याद किया कि उत्तम सर ने उस दिन अखबार में जो लाइन दी थी, वो मेरे पे भी लागू हो गई कि मैंने सोचा नहीं था। अभी 2022 के अंदर जैसे हमारी दीदी, रिया दीदी, उत्तम सर की बेटी। जो फूड होता है, यहीं प्रोवाइड होता है, ठीक है? क्योंकि यहीं बनता है। वाटर क्या है? मतलब पानी आप कहाँ से लाते हैं? जी, बिल्कुल, देखिए अपना। बाहर का होता है, आप मँगवाते हैं या फिर यहीं नहीं, से? नहीं, नहीं, अपना पानी के लिए देखो, आपने देखे होंगे 2-2 कुएँ हैं यहाँ। जी, यहाँ हर चीज़ पूरा ऑर्गेनिक है। ये कुदरती कुएँ, हमने बनवाया नहीं, जब ज़मीन लिया जब से ये 2 कुएँ अंदर निकले। पहले ये पूरे खेत उसमें से ही बने हुए थे, तो उन कुओं का पानी से ही सब्ज़ी का सिंचाई होता है। उन कुओं से ही पूरा ये पेड़-पौधों को जाता है। उन कुओं से ही सारा अपना कैंटीन में पानी जाता है। आप उनका पानी पी के आप देखिए, ऐसा लगेगा जैसे बिसलेरी का पानी, इतना मीठा। और आप पी रहे हैं, आपने देखा आप जब से आए, वो जी। इतना मीठा पानी, बिल्कुल नेचुरल पानी। और उन कुओं से ही हर चीज़ के लिए अपना काम में लेते हो। जी। आपकी ज़िंदगी आपको लगता है संघर्षपूर्ण थी? देखिए, माउंट आबू का नहीं, पूरे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की धरती संत सूरमाओं की धरती है, वीर योद्धाओं की धरती है। यहाँ पे अनेकों संत हुए, अनेक सूरमा हुए। आप महाराणा प्रताप ले लो, पृथ्वीराज सिंह चौहान ले लो, ऐसे कई योद्धा जो बड़े-बड़े उस मुगल शासन के अंदर सब ने राजा झुक जाते, लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान और महाराणा प्रताप हमेशा उनके आगे डट के रहते, तो वो हिम्मत नहीं हारे। महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटी खाना कबूल किया, लेकिन अकबर की गुलामी को उन्होंने नहीं सहा। ऐसे योद्धाओं की धरती है, क्योंकि ये धरती है गोरे धोरारी धरती रो, पिचरंग पागारी धरती रो, पीतल पाताड़ी धरती रो, कितरो करो वखाण और कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान, वो धरती है। छोड़ना, एक तो अपनी मातृभूमि, अब लोग कहीं जाते हैं, विदेश भी जाते हैं, अपना राज्य छोड़ के भी, और भी कई गुजरात, महाराष्ट्र भी बैठे, पूरे भारत में हर जगह है। लेकिन हमारा मानना ये है कि देखो, हमारी मातृभूमि है, जिस मिट्टी से जुड़े हैं, मेरे को उस मिट्टी को छोड़ने का मन नहीं करता। बाकी बाहर जाने के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र दिए, दुबई तक के मुझे ऑफ़र दिए थे कि वहाँ आ जाओ, सेटल हो जाओ। काफ़ी लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, लेकिन नहीं, मेरी मातृभूमि है। और यहाँ पूरा समाज कुनबा है। समाज में बैठते तो बहुत अच्छा लगता है, दिन भर हम काम पे रहते हैं, लेकिन शाम के समय पूरा समाज एक जगह बैठता है, तो उस समय काफ़ी अच्छा लगता है कि समाज के अंदर अपन बैठे हैं। और जैसे अभी मेरे समाज से मैं कि अम्मा, अभी समाज में जैसे मैं भले दिखने में छोटा हूँ, लेकिन अभी मेरे समाज में इतनी मेरी पकड़ है कि बुजुर्ग लोग जो 70-70, 80-80 साल के हो गए, वो भी जो हमारा मीटिंग होता है, तो मेरा इंतजार करता है कि उसको बुलाओ, फ़ोन करके बुलाते। बाकी पूरा मतलब हर प्रोग्राम को वहाँ मैनेज करने के लिए मैं रहता हूँ, क्योंकि मैं ये इवेंट वगैरह यहाँ करवा के ऑलरेडी मुझे इतना नॉलेज मिल गया है कि गाँव का समाज का भी होता है, तो समाज वाले मुझे आगे करते हैं कि नहीं, सोमाराम को दो, ताकि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से मैनेज करते हैं कि समाज को आनंद भी आता है और एक बहुत बढ़िया तरीके से अपन इवेंट भी करवाते जी। सोमाराम जी, इसका मतलब क्या होता है? हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरा नाम सिर्फ सोमा है। हमारे जालोर, सिरोही, बाड़मेर, ये इलाके जो 3-4 जिले हैं, यहाँ पे हमारे बुजुर्ग पहले के ज़माने में क्या था कि राम के बिना नाम नहीं लेते।
क्योंकि काम में बिजी रहते बार बार राम राम का जप भी हो जाता, इसलिए आप किसी का भी आप नाम यहाँ आप काम करने वाले भी देखोगे ना, उसमें अधिकतर आपको राम वाले दिखेंगे। अभी जमाना बदल गया तो थोड़ा अभी चेंज हुआ है कि चिंटू पिंटू छोटू मोटू ये 1.5 अक्षर 2.5 अक्षर का नाम रखते। बाकी पहले के जमाने में राम के बिना हमारे इधर गांव में किसी का भी नाम ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं कि राम के बिना नाम है, ऐसा कोई नहीं। इसीलिए हर नाम के पीछे राम लगाते ताकि राम जी का नाम ले सके। अ, उत्तम अकेडमी से आप कब जुड़े? यहाँ पे आप कैसे आए? उत्तम सर से कैसे मिले आप? जी बिल्कुल, देखिए ये उत्तम सर से मिलना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। उत्तम सर उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनकी भी मैंने इनके माता-पिता से कहानी सुनी। जी। तो उस समय इनके माता-पिता जो आबू रोड में ही रहते थे, उत्तम सर बम्बई चले गए थे उस समय। उस समय हमारा जन्म नहीं नहीं हुआ था, उस समय से वो बम्बई चले गए थे, लेकिन उनके माता-पिता उनका भी वही एक था कि हम आबू रोड में जिस मातृभूमि में बैठे वो छोड़ के नहीं जाएँगे, इसलिए वो यहीं रहते थे। तो उसके बाद में वो यहाँ रहते थे तो हमारा आबू रोड आना-जाना रहता था। और जैसे बाबूजी मम्मी जी से मिलन हुआ तो उनको भी संगीत का बहुत शौक था। वो बड़े अच्छे भजन गाते थे बाबूजी। जी। तो ऐसा मिलन हुआ तो 1-2 बार बाबूजी के सामने मैंने भजन गा लिए तो बाबूजी एकदम प्रभावित हो गए कि कितना अच्छा बच्चा है ये। अभी छोटा है लेकिन कितना मस्त गाता, तो बाबूजी रोज़ आपका एज कितना था उस समय? मेरा उस समय 18-19 साल था। तो देखा कि ये भी बच्चा अच्छा गाता, बोले आप आया करो इधर बैठेंगे, तो बाबूजी के जो अभी आबू रोड में घर है वो पूरा हॉल है, उसमें बैठते थे, भजन गाते थे, जोक्स सुनाते थे, चुटकुले, तो बाबूजी को बड़ा बड़ा आनंद आता था। उसके बाद में फिर यहाँ आबू में कॉलेज बना, मावल में ये जगह ली। जब कॉलेज शुरू किया, शुरू होने के बाद 2013 से ये स्टार्ट हुआ। हुँ। तो उस समय बाबूजी ने मुझे बोला कि बेटा अपना बड़ा ये गुरुकुल बनाए हैं, तो आप जो दूसरा काम है आपका वो छोड़ दीजिए, हमारे उधर आइए। तो मैंने 1-2 बार बाबूजी को मना भी किया कि बाबूजी नहीं, लेकिन बाबूजी मम्मी जी बड़ी जिद की कि नहीं बेटा बहुत अच्छे हैं और हमको आपका जो नेचर बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपको ही हम जॉइन कराना चाहते। बाकी ऐसे तो खूब लोग हैं लेकिन आपका जो व्यवहार देख के हमको जो लगा है, भले आप अभी समय नहीं है तो भले महीना 2 महीना और देख लीजिए, आना आपको ही है। तो उस समय से फिर मैं बाबूजी के साथ में इनके साथ जुड़ा। आप कितने समय से गुरुकुल में हैं? कोई फ़नी इंसिडेंट गुरुकुल मतलब आप आए? देखिए गुरुकुल का मुझे लगभग ये समझिए 2013 से लेके अभी तक यही 10-12 साल हुआ है मुझे, तो उस समय से इनके पास में हूँ। आपका कार्य क्या है? देखिए कार्य ऐसा है कि उस समय जब मैं गुरुकुल में आया, तो सिर्फ़ एक बाबूजी और इनके दादा देवी जी, माता जी उनके लिए मैं था कि वो ये कहते हैं कि हमको हमारे साथ रहो, और उनको आबू रोड से यहाँ आना था तो हम आते थे साथ में, उनकी सेवा के लिए मैं था। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ आए तो बाबूजी ने मुझे और काम सीखने के लिए प्रभावित किया, तो मैं यहाँ आते थे, बिल्डिंग बन रही थी, तो आर्किटेक्ट के साथ में जुड़ के बाकी सारे जो कंस्ट्रक्शन काम चलते थे, वो देखते-देखते मुझे काफ़ी सारा नॉलेज मिल गया। तो मुझे उस लाइन में बाबूजी ने बोला आप देखो ताकि आपके लिए भविष्य में काम आएगा। तो मुझे उस काम में भी वो डालते थे, मुझे उस चीज़ों में काफ़ी जानकारी मिली। उसके बाद में धीरे-धीरे फिर बाबूजी ने देखा कि हमारा बिल्डिंग पूरा तैयार हो गया, तो बाकी पार्टी सारे जंगल जैसे खाली पड़े थे। उसमें देखा कि इसमें क्या कर सकते हैं, तो फिर हमने सोचा कि अपना ये कॉलेज बन गया है, कॉलेज बना है तो हॉस्टल भी है, और हॉस्टल है तो उसमें बच्चे भी रहेंगे। तो बच्चे रहेंगे तो हम देखते थे कि मार्केटों में जैसे सब्जियाँ वगैरह आती थी तो दवाइयों से छिड़काव किया हुआ, गंदे नालों का पानी लेके फिर वो सब्जी इस तरह की हम खुद नज़रों से देखे हैं। तो वो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने पास इतनी बड़ी जगह है, तो अपन नेचुरल बिना दवाई छिड़के, बिना यूरिया, डीएपी डाले, देसी खाद ऊपर से उगा के वो नेचुरल पूरा सब्जी तैयार के अपने गुरुकुल में बच्चों को देंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर इस खाली जगह हमने
वो डिसीजन लिया कि कुछ पार्ट में गार्डन बना दिए ताकि बच्चे सुबह शाम खेले, और बाकी जगह जो खाली थी उसमें हमने पूरी ये सब्जियां है, फ्रूट्स है, ये उगाने का निर्णय लिया। हुँ। तो इस कितना तरह समय लगा ये सब उगाने में? देखिए, अब पेड़ पौधे उस समय लगाए थे, आपको जब सब दिख रहे हैं ये, उस समय 2-2 ढाई-ढाई फीट की खाली लाए थे हम नर्सरी से। तो अब 12-13 साल में आप देख रहे हैं आज ये सारे पौधे, अब ये इतनी हरियाली आपको दिख रही है, तो इसमें लगभग ये 12-13 साल लगे। तो उस समय बिल्कुल छोटे, मेरे पास उस समय का फोटो भी है, मैं आपको बताऊंगा कि इतना एक बंजर भूमि थी, उसको इतना एक स्वर्ग बनाए हैं, क्योंकि ये पूरी हरियाली हरियाली है, क्योंकि जहाँ हरियाली है वहीं खुशहाली है। तो बच्चों को यहाँ घूमने का, खुद से हाथों से ये फ्रूट लगते वो तोड़ के खाने का बड़ा उनको अच्छा लगता है। हमने सुना आप सिंगर भी थे, तो सिंगर का कोई इंसिडेंट था? कोई फ़नी इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे? आप कैसे बने? हालात थे या फिर क्या? देखिए, गायकी मैं छोटा था, मेरे पिताजी गाते थे, जी। तो मेरे पिताजी गाते थे, उनके साथ मैं भी जाता था। ऐसा करते-करते मेरे को वो संगीत से इतना प्रेम हो गया कि मैं उनके साथ रह के मैं सीखा। उसके बाद हमारे बाबूजी आए, वो भी बड़े अच्छे गाते थे। तो मैं उस समय संगीत में काफ़ी जाता था, और मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म भी मिला जब संगीत में बड़े-बड़े प्रोग्राम करता। हर गाँव में हमारे आजू-बाजू, मतलब तो क्या, गुजरात तक भी हमारे जो समाज के लोग बैठे हैं, अब और भी जो मारवाड़ी भाई लोग, उनके यहाँ काफ़ी मैं प्रोग्राम करने जाता, जहाँ हज़ारों की पब्लिक, स्टेज प्रोग्राम, ऐसा हम प्रोग्राम करते थे। मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिला और मैं काफ़ी प्रोग्राम करता था। लेकिन धीरे-धीरे समय बीता, बाबूजी ने मुझे काम की ज़िम्मेदारी और दी, और बाबूजी का हमारा इतना प्रेम था, बाबूजी ने बोला, "बेटा, आपको जो भी चाहिए, हम आपके लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए।" तो उस समय से मैंने उस संगीत को थोड़ा साइड में किया और बाबूजी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, ताकि मैं यहाँ पे 17-18 घंटे काम करके पूरा समय मैं गुरुकुल को दूँ, और दिया है। चाहे आपने यहाँ आप किसी को पूछेंगे, संडे हो चाहे मंडे हो, होली हो, दिवाली हो, मैं एनी टाइम यहाँ पूरा इवेंट बच्चों के साथ करवा के, हर काम को देख के, फिर मैं अगर कोई काम रहता तो करता, बाकी एनी टाइम पहले काम गुरुकुल का। अच्छा, ये 25 एकड़ के इतनी बड़ी ज़मीन को, इतनी बड़ी गुरुकुल को आप कैसे सँभालते हैं? देखिए, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं बाबूजी से सीखा हूँ। उनके साथ रह के मुझे खुद को भी इतना सीखने को मिला है कि जो एग्रीकल्चर का आप देख रहे हैं, ये हमारे बाबूजी, ये भी एक ज़मीन से जुड़े हुए थे। इन्होंने भी काफ़ी तकलीफ़ें देखी है, और तकलीफ़ देख के उन्होंने भी गाँव में रह के ये चीज़ें बाबूजी ने किया है, तो बाकी वो मुझे बताते थे, गाइड करते थे कि उसको ऐसे करना, वैसे करना। तो ऐसा उस समय बाबूजी, हम खुद साथ में रह के, मम्मी जी, बाबूजी खूब साथ में रह के हम पूरा घूमते थे, बताते थे कि इसको ऐसे बोने का, उनसे काफ़ी सीखने को मिला, तो हमने पूरा एग्रीकल्चर का सीखा। उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन लाइन में उत्तम सर खुद मुझे आगे बढ़ाए। उत्तम सर ने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक माता-पिता के राह पे, कदमों पे चले हैं, जैसे माता-पिता ने सोचा था, वैसा ही उत्तम सर आज भी सोचते हैं, और पहले भी सोचते हैं कि इस बच्चे के अंदर सीखने का लगन है, तो इसलिए हर काम सबसे पहले मेरे को देते थे कि इसको दोगे तो ये फटाफट करके देगा, और मैं पूरा मन तन से, लगन से उसको करके तुरंत मैं सर को करके दे देता था। सर को पूरा पूर्ण विश्वास हो गया कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह मुझे एक कंस्ट्रक्शन लाइन है, और भी काफ़ी सारे अनुभव है, तो उत्तम सर से मुझे काफ़ी सीखने को मिले, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है। आप इतनी सारी कंट्रीज़ घूमे हैं, जी। तो वो कैसा सफ़र था आपका? आप बताना चाहेंगे उसके बारे में कि कैसे जाना हुआ आपका? जी, बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं विदेश जाऊँ। जब गुरुकुल बना था तो उस समय एक अखबार में टाइटल था, हेडलाइन छपी थी, जब उत्तम सर ने गुरुकुल के बारे में न्यूज़ दिया था। जी। तो न्यूज़ में ये टाइटल सबसे पहले आगे, आप पुराना अखबार भी पढ़ा मैं आपको बताऊँ, उसमें लिखा कि विदेश जाने का सपना होगा अब्रोड में पूरा। वो बच्चों के लिए था कि बच्चे आएँगे, पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करके वो विदेशों में जाएँगे।
मैंने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन वो सपना मुझे जब मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन जब मेरे जाने का हुआ, तो मैंने तुरंत उस लाइन को याद किया कि उत्तम सर ने उस दिन अखबार में जो लाइन दी थी, वो मेरे पे भी लागू हो गई कि मैंने सोचा नहीं था। अभी 2022 के अंदर जैसे हमारी दीदी रिया दीदी, उत्तम सर की बेटी, बहुत संस्कारी है। उनका पूरा परिवार संस्कारी है कि ऐसे संस्कार मैंने और कहीं परिवार में नहीं देखे। तो उनकी भी जब शादी होनी थी, तो उन्होंने का चॉइस था कि हम बहरीन जाके शादी करें। तो रिया दीदी ने जैसे वहाँ का जगह चुना, तो देखो सर के मन में था ही कि जहाँ हम जाएंगे बस सोबाराम तो साथ में आए, लेकिन रिया दीदी ने पहले बोला कि पापा, तोमा भैया का पहले वीजा बनाओ और उनको भी बोल दो ताकि वो तैयार रहे। तो उस समय मैं उनके साथ गया, बहरीन भी गए, ओमान। तो बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाके। तो ये सपना मेरे उस तरह, और उत्तम सर का साथ था इसलिए मैं जा पाया, और ये बाबूजी का आशीर्वाद था, तो उनके साथ बाबूजी भी हमारे साथ में थे। तो वहाँ जाके बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि जी। मेरा ये सपना पूरा हुआ। मुझे एक और क्वेश्चन था आपसे कि अगर आपको ऐसा किसी बहुत बड़ा ऑफर आ गया और आपको ये आपकी ज़मीन छोड़नी पड़ी, राज़ीगंज छोड़ना पड़े, तो आप छोड़ेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें जाने वाले जाते कमाने के लिए, देखो विदेश भी जाते हैं, अपना राज्य छोड़ के भी जाते हैं, जाना पड़ता है। लेकिन मेरा, जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ, और क्योंकि हम जिस जन्मभूमि पे और ये अपनी जो जन्मभूमि है उसको छोड़ के मेरा जाने का मन नहीं करता, और इसलिए कि मुझे काफ़ी और जो लोग हैं मार्केट में, उन्होंने विदेश जाने तक का, मुझे दुबई का भी ऑफर दिया था कि हमारे उधर वहाँ आ जाओ, हमारा काम काज उधर भी है। और भी जैसे काफ़ी सारी जगह से मुझे ऑफर आए। लेकिन जब से मैं उत्तम सर के साथ जुड़ा हूँ, उस समय से मैंने एक ही निर्णय लिया कि बस मैं इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना प्रेम दिया है कि आप सोचिए कि मैं उनके लिए संगीत छोड़ दिया, उनके प्रेम के कारण। जिस प्रकार मीराबाई ने एक भगवान की भक्ति के लिए महल छोड़ दिए, इसी प्रकार मुझे भी वो इतने इनके इतना प्रेम, इनके जो इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उनके परिवार, अरुणा मैडम हो, चाहे उत्तम सर, बाबूजी, मम्मी जी तो थे ही, रिया दीदी, मतलब उनका ऐसा, मुझे आज तक वो ऐसा नहीं मानते कि ये एम्प्लॉय है। हमेशा मेरे को उत्तम सर अपने बच्चे जैसा मानते हैं। मतलब इनके घर पे चाहे कैसा भी प्रोग्राम हो, मुझे सबसे पहले इनवाइट करते। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अ, हर प्रोग्राम में मुझे वहाँ बुलाते हैं। अभी भी आप बात थे कि वहाँ भद्राचार्य जी का कार्यक्रम मुझे वहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इनका ये प्रेम देख के मुझे ये जगह छोड़ने का मन ही नहीं करता, और मेरा जीवन बस यही रहे इस जन्मभूमि पे, और मेरी जन्मभूमि भी यही है मावल। जो ज़मीन जिस सरजमी पे बना है कॉलेज, हाईवे के उस साइड अपना पूरा गाँव बसा हुआ है, इधर ये पूरा अपना कॉलेज है। तो मैं कॉलेज की देखभाल करूँ और शाम को घर परिवार के साथ रहूँ, यही अपना। आपकी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है आपका, फ़ोटोग्राफ़ी में आपको बहुत शौक है कि आप फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। तो ये कैसे था? मतलब आपने सीखा कहीं से या फिर नहीं, नहीं, नहीं सर, ये देखो आपने अच्छा बोला, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी हो चाहे आपने, काफ़ी सारे काम हैं यहाँ। वो मुझे कहीं मैं कहीं सीखने नहीं गया, मैं खुद प्रैक्टिकली कर के मुझे इतना ये आइडिया मिला, क्योंकि यहाँ इतने सारे इवेंट होते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं, तो मैं उस समय से खींचते-खींचते मुझे खुद को आइडिया होगा कि अब वो अपने को किस एंगल से लेना है फ़ोटो, तो मुझे उस समय ये सारी चीज़ों का ये नॉलेज में मेरे को ऐसे ही मिल गया है। तो सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि जो फूड होता है, यहीं प्रोवाइड होता है, ठीक है? क्योंकि यहीं बनता है। वाटर क्या है? मतलब पानी आप कहाँ से लाते हैं? जी, बिल्कुल, देखिए अपना, बाहर का होता है, आप मँगवाते हैं या फिर यहीं? नहीं, 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 अपना पानी के लिए देखो आपने देखे होंगे 2-2 कुएँ हैं यहाँ। जी। यहाँ हर चीज़ पूरा ऑर्गेनिक है, ये कुदरती कुएँ। हमने बनवाया नहीं, जब ज़मीन लिया जब से ये 2 कुएँ अंदर निकले। पहले ये पूरे खेत उसमें से ही बने हुए थे, तो उन कुओं का पानी से ही सब्ज़ी का सिंचाई होता है। उन कुओं से ही पूरा ये पेड़-पौधों को जाता है। उन कुओं से ही सारा अपना कैंटीन में पानी जाता है। आप उनका पानी पी के
आप देखिए ऐसा लगेगा जैसे बिस्लेरी के पानी, इतना मीठा। और आप पी रहे हैं, आपने देखा आप जब से आए वो जी। इतना मीठा पानी, बिल्कुल नेचुरल पानी। और उन कुओं से ही हर चीज के लिए अपना काम में लेते हो। जी। आपकी ज़िंदगी आपको लगता है संघर्षफुल थी? संघर्षात लाइफ में? जी बिल्कुल, देखो सुख और दुख का जोड़ा है। जब तक आदमी को दुख नहीं पड़ता, जब तक सुख नहीं आता। और सुख देखा है, उसको दुख भी आना जरूरी है। हर जीवन में, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, सुख देखा है तो दुख आना जरूरी है, और दुख देखा तो सुख आना भी जरूरी है। तो ये सुख और दुख का जोड़ा है। तो इसलिए पहले हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत सारी ची चीज़ों में तकलीफ आई, तो वो देखते हमने वो बहुत तकलीफ़ों को झेला। लेकिन भगवान बालाजी पे हमको विश्वास था, और बालाजी देखो ये, या आपने देखा बड़ा मंदिर भी है, तो एक मैं सोचता कई बार कि ये सौभाग्य की बात है कि इस जगह लाना, ये बालाजी की कृपा और इन परिवार से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ओके। तो सोम जी, आप लता मंगेशकर जी से मिले थे और फ़तेह अली अली खान सर से मिले थे। तो उस समय आपने क्या सोचा था? कैसे मिले आप? देखिए, लता जी से तो नहीं मिला, देखो वो उस समय, उस ज़माने में हम छोटे थे। लता जी एक हमारी भारत की एक ऐसी गायिका है जो आज भले वो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज पूरा संगीत जगत उसका बड़े आदर भाव के साथ आज भी उनको याद करता है। जी। और संगीत की एक साक्षात सरस्वती है वो तो। जी। और राहत फ़तेह खान जी जो बड़े अच्छे इंसान हैं। हम जब बहरीन गए थे तो राहत फ़तेह अली खान साहब से मिलना हुआ रूबरू। तो उनकी गायकी भी बहुत अच्छी है। हमने बात सुना और ऐसे भी हम सुनते हैं, लेकिन उनके पूरे टीम के साथ और फ़तेह अली खान साहब से मिला तो उनका जो व्यवहार देख के जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने साधारण, इतने बड़े हो के भी साधारण इंसान है। कि हम वहाँ होटल में बैठे थे तो खान साहब भी थे, तो उनसे ऐसे ही मैंने पूछा, खान साहब आपका, मैंने उन खुद ने सवाल किया, खान साहब इनका जो रिसेप्शन एरिया वहाँ बैठे थे, पूरी टीम थी वो, तो उन्होंने अच्छे से जवाब दिया कि देखिए मेरे चाचा जी थे नुसरत फ़तेह अली खान, उन्होंने, उनके साथ मैं भी सीखा हूँ। तो उन्होंने सारे जानकारी दी, बोले मेरे क्वेटा है, जगह बताई पाकिस्तान, वहाँ पे घर है, सारी जानकारी दी। बाकी उनके बेटे भी साथ में थे, उनके राहत फ़तेह अली खान साहब का भाई साहब थे, वो भी साथ थे। फिर वो फ़तेह अली खान साहब रूम में चले गए, बाकी उनकी टीम के साथ में कम से कम आधा घंटे तक बैठा। जब वो खाना खाने गए तब भी उनके साथ भी हम गए, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ में। जी। सोम जी, जी, राजस्थान का इतिहास क्या है? जैसे अब हम माउंट आबू गए थे आपके साथ, तो उसका इतिहास बता सकते हैं आप? देखिए, माउंट आबू का नहीं, पूरे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की धरती संत सूरमाओं की धरती है, वीर योद्धाओं की धरती है। यहाँ पे अनेकों संत हुए, अनेक सूरमा हुए। आप महाराणा प्रताप ले लो, पृथ्वीराज सिंह चौहान ले लो, ऐसे कई योद्धा जो बड़े बड़े उस मुगल शासन के अंदर सब ने, राजा झुक जाते, लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान और महाराणा प्रताप हमेशा उनके आगे डट के रहते, तो वो हिम्मत नहीं हारे। महाराणा प्रताप ने घास फूस की रोटी खाना कबूल किया, लेकिन अकबर की गुलामी को उन्होंने नहीं सहा। ऐसे योद्धाओं की धरती है, क्योंकि ये धरती है गोरे धोरारी धरती रो, पिचरंग पागारी धरती रो, पीतल पाताल री धरती रो, कितरो करो वखाण, और कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान, वो धरती है। आप जब हमें घुमाने गए, जी। तो उसकी स्टोरी क्या थी? जी, हम जैसे माउंट आबू गए, जी। नक्की लेक पे, आपको घुमाया हुआ एक ऐसी कहानी है, रोचक कहानी कि आप, मैं अभी जैसे बताऊंगा आपको यकीन नहीं होगा कि ये काम भी हो सकता है। क्योंकि जो आपने वो नक्की लेक देखा इतना बड़ा, वो एक पूरा जैसे जो अपन बाकी तट पे खड़े थे उसके लेवल की जमीन में ही था। जब राजाओं का शासन था, उस समय वहां के राजा थे सोहन सिंह परमार। जी। राजा सोहन सिंह परमार और उनकी रानी वीरमती, उनकी कन्या भी थी। यहाँ माउंट आबू में उस समय ये मार्ग नहीं था, पीछे रेवदर साइड से पैदल मार्ग आता, जहाँ घोड़े हाथी वहां से आया जाता था।
उस समय एक गुजरात का एक दलित जाति का जो नाम का आदमी आया, रसिया बालम, वो जाति से भील था। वो बड़ा मूर्ति का ऐसा कारीगर था कि उसकी कारीगरी देख के आप मतलब प्रसन्न हो जाओगे। तो ऐसी मस्त सुंदर सुंदर मूर्तियां, सुंदर कारीगर, शिल्पकार था वो। ऐसी सुंदर मूर्ति बनाता था, लेकिन राजा ने एक दिन कारीगरी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कितना सुंदर कारीगर है ये। वो देख के फिर उन्होंने देखा कि सर तर की रस्सियां बन, बोले आप इतना सुंदर कारीगरी का काम करते हैं, मैं आपके साथ में एक शर्त रखता हूं, अगर वो शर्त पूरी करते हो तो मेरी बेटी का ब्याह आपके साथ में करवा देता हूँ। तो रसिया वालों ने सोचा कि क्या पता कुछ शर्त होगी, तो बोला राजा साहब आदेश करिए। उन्होंने बोला जगह बताई, ये जगह पे बिना कहती फावड़े के, बिना कुछ साधन के, हाथ से नाखूनों से खोद के अगर आप पानी निकालते हो तो मेरी बेटी का ब्याह मैं आपके साथ करा दूं। अब रसिया वालों ने चकित हो गया, बोले मैं तो क्या, मेरे जैसे हजारों रसिया वालों भी यहाँ ला लेंगे ना, तो भी ये काम नहीं हो सकता। लेकिन वो माँ अर्बुदा देवी का बड़ा भक्त था, माउंट आबू में माँ अर्बुदा देवी का मंदिर भी है। तो माता जी उनको साक्षात मिले, रसिया वालों को भविष्य आकाशवाणी हुई कि बोले रसिया वाला का टेंशन मत करो और राजा को हाँ भर दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो रसिया वालों ने फिर राजा साहब के पास गए, बोले ठीक है राजा साहब हम करते हैं। शर्त ये थी कि सूर्य अस्त होते ही काम शुरू करना है और सुबह 4 बजे मुर्गा बांग देता है। अब तो घड़ियां, पहले मुर्गा बोलता था ही सवेरा होता था। 4 बजे से पहले पहले आपको नक्की भी खोदना है और फेरा भी खाना है मेरी बेटी के साथ, कोई काम है। जैसे ही वह सूर्य अस्त हुआ, रसिया हम लोग जगह पे पहुंचे, माता जी की कृपा हुई और 33 कोटि देवता को देवी ने बुलाया और ऐसा चमत्कार हुआ कि रसिया बन जैसे खोद का मिट्टी अपने आप हटे जा रही है। उस जगह पे पूरा ये तालाब पानी से भर गया लबालब और पानी ऊपर आ गया। राजा साहब के पास लगभग पहुंचे रसिया बालम और बोला कि राजा साहब आप जगह देख के आइए, और मैंने खोद के तैयार कर दिया। राजा कुछ चकित हो गए, बोले एक काम कैसे हो सकता है। बोले आप देख के आइए। उस जगह देखा तो पूरा देखकर जगह तो पूरा पानी आ गया है, नक्की तो पूरा तैयार हो गया तालाब। अब देखो राजा उस समय बड़े वचनों के बड़े थे कठोर, क्योंकि जो मुख से बोल देते थे ना वो फिर नटते नहीं थे। क्योंकि आपने देखा वो रघुकुल रीत सदी सदा चलिए प्राण जाए लेकिन वचन है, वो राजा वचनों पे खरे उतरते थे। वो देखते हुए फिर राजा ने बोला हाँ बोल दिया तो करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण को बुलाया, बोले लाओ रसिया बलम मेरी बेटी के साथ तेरा खा लो। रानी वीरमती ने मना किया कि राजा साहब अपन एक राजा हैं और जाति का ये भील है, मजदूर है, और राजा की बेटी का ब्याह इस तरह कैसे हो सकता है। राजा बोला कि मैं वचनों में बंध चुका हूँ, मैं नट नहीं सकता भी। तो राजा वचनों में बंध चुके थे, बोले बंध गए हैं तो करना ही पड़ेगा। तो राजा ने जो वचन दिया था इसकी अब क्या करे, रानी भी सोच में पड़ गई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब इस ब्याह को कैसे कैंसिल करूं। उसके बाद में रानी ने, वो देखो उस समय शक्तियां भी थी उनके पास, तो शक्ति अवतार लेके मुर्गा बन गई वो। मुर्गा बन के बिना टाइम का भांग दी, लगभग 2 बजी होगी, और बोल दी वो मुर्गा बन के। अब वो फेरे खा रहे हैं और राजा ने बोला कोई मुर्गा तो बोल दिया, अब वो हो ही नहीं सकता, फेरा खाना तो बाकी रह गया। अब वो समझ गए रसिया बालम की मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, धोखा हुआ है, ये काम अभी मुर्गा का बोलने का है ही नहीं। अब इतनी मेरी मेहनत वो पानी में गई। रसिया बालम खुद माँ देवी को, अर्बुदा देवी को याद करके उसने बिल्ली का रूप धारण करके उस मुर्गे के ऊपर झपट पड़ा और मुर्गे को मार दिया। मार के उसको मालूम था कि सासू का काम है, और मार के श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बन जाए यहाँ पे। पर सासू माँ वहीं पत्थर की बनी खड़ी ही आज भी। आप दिलवाड़ा टेम्पल जाओगे, उसके बैक साइड में सासू माँ का अभी भी पुतला है, और लोग जाते हैं, हर लोग जाने वाला इतना पत्थर मार के आता है इसको, क्योंकि वो ना दुष्ट थी। तो उसको पत्थर मार मार के वो इतना ढगला कर दिया कि वो पूरा पहाड़ जैसा बन गया है। रसिया बालम और वो कुंवारी कन्या आज भी उसके जो खंडर जगह, खंडर महल के अंदर ऐसे कैसे वो भी पत्थर के बन के ऐसे कैसे खड़े हैं। तो ये नक्की की ऐसी एक ये रोचक कहानी। जी।
तो हम जब नकीरे गए थे तो आपको बहुत सारे लोग रोक रहे थे, पर मतलब रोक कर पूछ कर फिर आप कुछ हो रहे थे, उसके पीछे क्या है? मतलब कॉन्टेक्स्ट है या फिर क्या? हाँ, वो बिल्कुल सही है, अपन जैसे गए माउंट आबू, अंबाजी गए, हर जगह से देखो वो पुलिस वालों का काम है, सेफ्टी के हिसाब से अभी अभियान भी चल रहा है इसलिए वो हर जगह अपन अंबाजी साइड वो चाहे आप हर जगह रोके, उनका काम है और अच्छा काम है। लेकिन बालाजी की कृपा है, यहाँ पे मंदिर पे बड़े-बड़े अधिकारी आते, आईएएस ऑफिसर, पुलिस स्टाफ, तो इसलिए सबसे एक अच्छा पहचान है और आते रहते हैं तो इसलिए उनका व्यवहार है, इसलिए अपने को ऐसा कोई कहीं दिक्कत नहीं आता और अपने को ऐसा आता तो उनसे बात करवा लेते, ऐसा इसलिए कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। जी। राजस्थान में ऐसे कौन-से महाराजा हैं जो आपको पर्सनली बहुत पसंद हैं? देखिए राजस्थान काफ़ी बड़ा है और राजस्थान में आपको मैं पहले भी बताया कि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज सिंह चौहान, उनके जैसे आज युग बीत गए हैं लेकिन उनके जैसे राजा शायद पूरे भारत में भी कहीं नहीं होंगे। ये ऐसे वीर योद्धा थे। तो ऐसे राजा आज भी दुनिया में अमर नाम है और पूरी दुनिया जानती है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान और महाराणा प्रताप एक बड़े वीर योद्धा थे। क्योंकि जब महाराणा प्रताप जब 54 साल के तभी उनका कुछ कारणवश देहांत हो गया, तो अकबर खुद भी रोया, जबकि दुश्मन था अकबर। अकबर खुद की आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं कैसे योद्धा कहलाऊंगा, क्योंकि उनके सामने लड़ने के लिए सिर्फ सिर्फ महाराणा प्रताप ही टक्कर देता था, बाकी कोई ऐसे थे ही नहीं। कोई राजा नहीं, सब गुलाम बन के रहे थे अकबर के, लेकिन महाराणा प्रताप कभी गुलाम इस मेवाड़ भूमि को कभी गुलाम नहीं होने दिया। तो एक ऐसे वीर योद्धा, तो उन्होंने इतना आज मेवाड़ को चमकाया है तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जी। एक आखिरी हमारा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? जिसमें मैं आपको चॉइस बोलूँगा कि इन 2 चीज़ों में आपको क्या चॉइस करना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ये है कि आपको चॉइस करना है जी, जी। बापूजी और उत्तम सर, और क्यों आप चॉइस कर रहे हैं उसका आप कारण भी कहिए? देखिए ये बड़ा गजब का सवाल है। अब इसमें तो देखो मेरे लिए तो दोनों आदरणीय हैं, उनका पूरा परिवार आदरणीय है और अब देखो कहते हैं कि अब हनुमान जी से सवाल भी करते हैं ना कि हनुमान जी आपको राम जी पसंद है या हनुमान जी पसंद है, आप इनको भी पूछते हैं कि तो राम पसंद है या हनुमान पसंद है, हनुमान जी भी यही कहते हैं कि नहीं मुझे तो राम ही पसंद, क्योंकि राम जी का नाम आ गया तो हनुमान जी खुद ही राम जी का नाम लेते, हनुमान जी पहले ही पसंद हो जाता है कि मेरे प्रभु का नाम लिया है। तो मैं भी यही कहूँगा, देखो मेरे लिए दोनों आदरणीय है, बाबूजी भी है, उत्तम सर भी है, लेकिन मैं बाबूजी का नाम लूंगा तो सर तो ऑटोमेटिक सबसे पहले पसंद है कि नहीं पापा जी का नाम लिया तो वो खुद पसंद है, तो मेरे लिए बाबूजी। जी। दूसरा सब मेरा ये है क्वेश्चन, भजन और बॉलीवुड सॉन्ग्स। देखिए मुझे बॉलीवुड सॉन्ग तो मैं एक सिर्फ शौक के लिए गाता हूँ, लेकिन मुझे भगवान के भजन काफ़ी प्रिय है और भगवान के भजन करने भी चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। बॉलीवुड सॉन्ग क्या है कि एक वो तो एक एक अपने खाली एन्जॉय के लिए उस तरह गाए जाते हैं। भगवान के भजन आपने कर लिए तो उससे कई पाप भी नष्ट होते हैं। जी। भगवान के भजन में वो है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्राण की थोड़ा प्रेम करो भगवान से, इसलिए हर इंसान को भजन तो गाना ही चाहिए। तो इसलिए मुझे भजन बड़े प्रिय है। ओके। जैसे आपको भजन पसंद है तो सुना दीजिए कोई एक अच्छा-सा भजन। हाँ जी, बिल्कुल देखो भजन गाने के लिए काफ़ी सारे भजन हैं, भजनों का कोई पार नहीं, इतने भजन हैं। लेकिन एक जो सबसे प्रिय भजन हमारे बाबूजी को था और बाबूजी हमेशा जहाँ पर भी बैठते थे तो सबसे पहले मुझे भजन गाने के लिए, वो सुनने के लिए कहते थे, वो मैं भजन आपको सुनाता हूँ 2 लाइनें, 2 अंतरा। हो कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है, कीर्तन की है रात, हो कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आनो है, यथन काल निबड़ो है, कीर्तन की है रात, दरबार सावरिया है सो सत्यो त्यारो,
हे दयाल अपना सेवा में सावरिया सगला खड़ा दी गए हुकुमी वसिया पुरो हो सेवा में थारी हो सेवा में थारी माने आज बीच जानो है सेवा में थारी मने आज बीच जानो है ये तन काल निभानो है कीर्तन की हेरा तो ऐसे काफी सारे भजन है जी। आह, मुझे आखिरी में बस यही कहना है आपको, पॉडकास्ट एंड हो रहा है, जी कि आपकी जो आजकल की जो यंग यूथ है, जी आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी लाइफ में आज तक आपने क्या-क्या सीखा है? जी और क्या गलतियाँ आप बताना चाहेंगे? देखिए आज की जनरेशन है उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि मैंने अभी के युवाओं को देखा है सिर्फ वो किताबी कीड़े हैं उनको जो किताब में लिखा उतना ही ज्ञान है उनको महाभारत के बारे में भी जानना चाहिए रामायण के बारे में तो इतिहास की काफी सारी बातें हैं राजा महाराजा की बातें हो तो ऐसी बातों को अगर आज आज की जनरेशन के बच्चे को आप पूछोगे कि मैंने प्रैक्टिकली कई बच्चों को पूछा है रामायण के पार्ट को लेके तो उनको ये भी नहीं मालूम कि राम जी कितने भाई थे और कौन भाई थे मतलब ऐसा मैंने वो देखा तो मुझे ये लगता है कि आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है उनको इतिहास का ज्ञान लेना चाहिए क्योंकि आजकल हर बच्चा क्या करता है सिर्फ किताब में लिखा है वही सिर्फ बस उसका रट्टा मार के वो पढ़ लेते हैं और वही एग्जाम में रट्टा मार के लिख देते हैं लेकिन इतिहास को जिसको ज्ञान है ना उसको जीवन में कहीं रुकने वाला है कि प्रैक्टिकली सीखना बहुत जरूरी होता है जैसे कई बच्चे आप देखते पढ़ के शिक्षक बनते हैं चाहे कोई भी बनता है तो उसको वही आता जितना रट्टा मार गया है बाकी जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए चलिए सर, तो यही था हमारा पॉडकास्ट मनोज जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद धन्यवाद। खूब खूब और धन्यवाद मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत।